अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। मुल्की सियासत में जो मुज़ाकरात का एक पीरियड था जिसकी बैठक होने जा रही थी कल, उससे पहले ही ऐलान सामने आ गया तहरीक इंसाफ का। बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से ये कहा गया कि इस बैठक का PTI हिस्सा नहीं बनेगी और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब से हुकूमत आई है जल्दबाजी में कानून साजियाँ की जा रही हैं, फिर अतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं की गई, हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ इक़दाम किए गए, तो इसीलिए इस मुज़ाकराती अमल का मज़ीद हिस्सा हम नहीं बन सकते। वैसे 31 जनवरी की तारीख़ डेडलाइन के तौर पर दी गई, लेकिन उससे 3 रोज़ पहले ही ये ऐलान सामने आ गया कि अब मज़ीद इंगेज नहीं किया जाएगा PTI की तरफ से। इस पर कहा यह जा रहा है कि आया ये जो बदअतमादी की फ़ज़ा है ये हुकूमत के जो रिस्पॉन्स को देख कर PTI ने अनाउंस की है, या फिर पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से जो कमिटमेंट जो PTI चाहती थी कि उनको मिल जाए वो नहीं मिली, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये सवाल अपनी जगह। इसके साथ साथ जो पेका तरमीमी एक्ट की अगर बात की जाए, जिस पर हुकूमत ने लेजिस्लेशन की और 3 साल तक कैद की सज़ा, 20 लाख रुपए जुर्माने की बात की जा रही है, इसको भी तहरीक इंसाफ ने कंडेम किया। एक अथॉरिटी का क़याम जिसका नाम DRPA है वो किया जा रहा है। तो कहा यही जाता है, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी ये कंसर्न अपनी जगह पर बरकरार है कि जब भी कोई भी हुकूमत आती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो 2018 में जिनकी तरफ से एक ऑर्डिनेंस लाया गया पेका कानून का, और अब अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की बात करें तो सहाफ़ती आज़ादियाँ और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ कानून साजी मालूम इस तरह होता है कि सियासी डिसेंट को दबाने के लिए, इख्तलाफ़ राय को दबाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस पर PTI क्या सोचती है, और साथ साथ एक अहम पार्टी के हवाले से जो डेवलपमेंट है, अली अमीन गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से हटाए जाने का जो इकदाम है, जिस पर ख़ासे रूमर्स भी फैल रहे हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि गालिबन बुशरा बीवी साहिबा की तरफ से उनको नापसंद किया जा रहा था, इसीलिए ये सब हुआ है। इस पर असल वजह क्या है, असल रीज़न क्या है जिस वजह से ये इकदाम उठाया गया, इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुज़ाकरात की जो डेडलाइन थी 31 तारीख के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन उससे 3-4 रोज़ पहले ही बैरिस्टर गौर साहब ने यह ऐलान कर दिया कि अगली बैठक का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। इसको जल्दबाजी कहा जा रहा है, क्या वजह है इसकी? मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हमारे नाक़दीन इसको जल्दबाजी मुज़म्मिल साहब जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये एक तल हकीकत है कि हुकूमत ने इन मुज़ाकरात को उस तरह से संजीदगी से डील नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था। एक तो गैर जरूरी तातुल, जरूरत से ज्यादा टाइम लेना, फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से उनकी अपनी कमेटी को ना मिलने देना, मुज़ाकराती कमेटी को, थोड़ा सा बहुत ही कोई इमेच्योर और नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड था। क्योंकि जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं तो अपना सीना खोल के जाते हैं, आप बहुत सी चीजों को सरफ नजर करके जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि यार ये काम कामयाब हो। उसके लिए फिर आप ये कोशिश करते हैं कि जो आपके मुखालिफ फरीक हैं उनको जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं आप करें, ताकि बात आगे बढ़े। बात आगे बढ़ने के लिए जरूरी था कि मुज़ाकराती कमेटी हमारी जो है वो इमरान खान साहब से जेल में जाके जरा आसानी से मिलती, जरा उसमें मसला हुआ। फिर जो साहबजादा हामिद रजा को पकड़ने की कोशिश की गई, छापा मारा गया, तो फजा बड़ी मुक्तदर की गई, अपना तल्ख हुई। और एक और चीज भी देखिए, मैं कई प्रोग्रामों में मुज़म्मिल साहब ये बात कर चुका हूं, पता नहीं ये बात शहबाज शरीफ साहब को समझ आती है या नहीं आती, या उनके एडवाइजर्स किस तरह के हैं। तहरीक इंसाफ अगर कल को ये कह दे कि हमारी डिमांड ही नहीं है 26 नवंबर, खुदा ना खास्ता, मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी हम नहीं चाहते, तब भी मुल्क के सिटिंग वजीर आजम को, चाहे वो जिस भी तरीके से आया है, उसके नीचे एक वजीर आजम के नीचे डी चौक पे किलिंग्स हुई हैं, पीपल हैव बीन किल्ड। अब ये क्यों मारा गया, किसने मारा? अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती एक हाईएस्ट फोरम पे, जुडिशियल इंक्वायरी या व्हाटएवर जो भी आप उसको नाम दें, वो इल्जाम फिर किस पे आएगा? हेड ऑफ अपना चीफ एग्जीक्यूटिव पे आएगा। ये तो शहबाज शरीफ साहब को खुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो कहते हैं कि सब जुडिस है ना, केसेस सब जुडिस हैं, पहले से ही चल रहे हैं अदालतों में, तो इसके ऊपर एक पैरेलल अथॉरिटी क्यों कायम कर दें? There is nothing sub judice about 26th of November. What is sub judice about that? People of Pakistanis have been killed. Nobody knows why they have been killed and who have killed them. बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अपनी एक बात मुज़म्मिल साहब आपके साथ, देखें,
प्रोग्राम करते हुए मजा इसलिए जरा थोड़ा सा आता है कि आप भी एक इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं, चीजों को सोचते हैं, आप उस तरीके से चीजों को नहीं देखते जिस तरह से सब देखते हैं या देखना चाहते हैं, आप अपने माइंड अप्लाई करते हैं। मैं भी अपना माइंड अप्लाई करके आपको ये बात कर रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह अली मोहम्मद हो, अल्लाह ना करे कभी फॉर्म 47 का हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरे नीचे ऐसा कुछ हो जाए, मुझे तो मुजम्मिल साहब रात को नींद ना आए। अगर या तो फिर अगर मैंने खुद किया है तो फिर मुझे बड़ी अच्छी नींद आनी चाहिए कि ठीक है बस मैं इसी टाइप का हूं। लेकिन अगर मेरे नीचे खुदा न खास्ता किलिंग्स हो गई हैं, मैं तो किसी हाईएस्ट फोरम से अपने आप को क्लीन करूंगा, क्योंकि ये हुकूमत तो आज है कल नहीं है। नहीं अली साहब देखिए ना, तासुर ये है कि 14 साल की सजा भी तो आपने टॉलरेट कर ली ना खान साहब की, तो अब अगर एक राउंड बाकी था अभी, उससे पहले ही आप अगर विड्रॉ कर जाते हैं तो ऐसा क्या हो गया जो अलकादर ट्रस्ट केस की सजा से भी ज्यादा बड़ा है इन द मीनवाइल? नहीं, इस बात में आपकी बहुत, मैं आई वुड नॉट डिसएग्री, बहुत वजन है कि हमारे लिए इमरान खान साहब की सजा से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। लेकिन उधर से ही जो चीज आई है अडियाला से जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, वो यही है कि जो जुडिशल कमीशन पे हुकूमत की तरफ से नॉन सीरियसनेस थी। और देखें, एक तो रिटन में है ना, वो जो पंजाबी की मशहूर वो जो दर्जुल मिसल भी है कि फिर मैं ना ही समझा वो नीचे लिखत पढ़त में हमें दे दें कि हमने नहीं बनानी, लेकिन इंसान के मुंह का कहा हुआ जो है वो भी बहुत मानी रखता है। और जब हमने अपनी मुज़ाकराती टीम ने हमारी कुछ रिटन में डिमांड्स जब दी या नुकात जब दिए, उस पर जो हुकूमती कैंप का जो रिएक्शन आया, चले उनके कुछ हॉक्स का तो समझ में आता है, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी के सीनियर लोग जैसे राना सनाउल्लाह खान साहब या मोहतरम जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, जो बड़ा उन्होंने अच्छा इसमें बातें की थी, लेकिन उनकी तरफ से जो इस पे बड़ा एक हाइपरबोलिक किस्म का एग्रेसिव रिस्पांस आया। अली साहब एक और तासुर जो कायम हो रहा है ना, एक और तासुर ये है, ठीक है, एक और तासुर जो कायम हो रहा है वो ये है कि जिस तरह से बैरिस्टर गौर साहब ने ये वजाते खुद बात की थी कि जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो हमने पार्टी के मामलात उनके सामने रखे, बाद में अपने बयान की उन्होंने तरदीद कर दी, तो लोग यही कह रहे हैं जो आपके नाक़दीन हैं कि चूंकि आपको अब उम्मीदें इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म हो गई, इसीलिए मुज़ाकरात भी आपके लिए बेमानी हो गए। नहीं, ये बात आपकी बात ठीक है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, मैंने भी सुनी, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये सोचना कि उस दिन कोई जाके आर्मी चीफ से कोई मुज़ाकरात सियासी करेगा उस माहौल में, ये तो बचकाना सी बात है। जो इस तरह की चीजें होती हैं वो इस तरह तो नहीं होती जो बैरिस्टर गौर साहब ने की, वो बचकाना सी बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग उसको रंग दे रहे हैं कि पता नहीं कोई डायलॉग स्टार्ट हो गया था आर्मी चीफ से, जो मीडिया में बात लोग रिपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं था। उधर से भी वजाहत आ गई, हमारी तरफ से भी आ गई कि दैट वाज ओनली एंड ओनली फॉर सिक्योरिटी सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा। बात खत्म। सही। और इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड केस का भी जो फैसला है, उसके ऊपर जो अब डिटेल सामने आ रही है कि सीक्रेसी का जो बॉन्ड था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो वाजे कर रहा है कि एक प्राइवेट शख्सियत को फ़ायदा देने के लिए पूरी उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो काबीना थी, वो कारगर साबित हो रही थी। तो आप चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और पहले रोज़ से एंटी करप्शन का बयानिया सबसे पॉपुलर हुआ तहरीक इंसाफ का, आपको एज अ वर्कर तशवीश नहीं है कि जिस तरह से उस वक्त काबीना को इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या आपने सवाल किया इस बारे में पार्टी की लीडरशिप से कि ये जो हुआ है, पब्लिक से एक बात छुपाई गई है जिससे वोट लिया, ये ठीक तो नहीं है, गैर शफाफियत है ये तो? मुज़म्मिल साहब, जितनी चीजें सामने आई हैं, जो हमें बताई गई हैं, जो हमने देखा है, वो तो बड़ा क्लियर है कि एक तो ये जो अलकादर केस है, इसमें कई दफा मैं गया भी हूँ, जब इसकी प्रोसीडिंग होती थी, काफी सारी चीजें क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह मैंने खुद भी देखी हैं। देखिए, अब जो चीज क्लियर होके आई है वो ये है कि यूके की जो कोर्ट है, जिसके नीचे फिर वो एनसीए जो है उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी और दूसरे जो हैं अपना मलिक रियाज साहब, उनके बीच में जो भी डील थी, जो फैसला था कोर्ट का, उसमें तो क्लियर है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। शहजाद अकबर साहब ने कहा रियासत को मिलेगा, अब रियासत सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होती ना। देखें, शहजाद अकबर साहब पता नहीं उन्होंने कहाँ ये बात की, आई डोंट नो, लेकिन जो चीजें हमारे सामने आई हैं, जो अभी अपील में आप देख लेंगे, वो यही है कि इस पे मेरे ख्याल में जो बड़े जयद आप ही के कुलीग हैं नूरानी साहब, और फिर वो आप ही की एक और सीनियर कुलीग इमरान रियाज साहब, सब ने इसको इस न्यूज को सपोर्ट किया है कि यूके की कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन ये थी
कि वो पैसा जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो ये तो केस ही खत्म हो गया ना। ये जो अभी फैसला वो जुर्माने की सेटलमेंट थी, वैसे वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिल रहे थे पैसे। देखें, द मनी हैड टू कम टू द अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत का इसमें सिर्फ एक ही रोल था कि इतना बड़ा पैसा अगर पाकिस्तान आ रहा था, हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता था। हमें क्या एतराज होता कि पाकिस्तान पैसा वापस आ रहा है, कम से कम हम उन लोगों में से तो नहीं है जो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जा रहे थे। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मुजम्मिल साहब, ये बात तो सब कर रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान आया, किस तरीके से आया, ये कोई नहीं पूछ रहा कि ये पैसा गया क्यों था। और वो जो 8 या 10 अरब की प्रॉपर्टी थी वो हुसैन नवाज साहब जो मियां साहब के बरखुरदार हैं, उनसे मलिक साहब ने फिर डबल प्राइस पे क्यों ली? नहीं, फिर तो इस पे मजीद स्क्रूटनी होनी चाहिए थी ना, यही तो हम बात कर रहे हैं कि फिर तो इस पे मजीद नुक्ताचीनी होनी चाहिए थी अगर उसकी ट्रेल शरीफ खानदान से निकलती है तो। मुजम्मिल साहब, काबीना के लिए ये चीज सबसे ज्यादा अहम और काबिल इत्मीनान थी कि दो चीजें जब सामने आई कि पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है, और जब सबको ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से सिक्योर तो और कोई जगह नहीं है। अगर वहां पैसा जा रहा है तो कम से कम पाकिस्तान वापस पैसा आ रहा है। दैट वाज गुड एंड वेरी सैटिस्फाइंग फॉर ऑल ऑफ द कैबिनेट। एक और भी चीज है कि जिस जज साहब के सामने ये केस रखा गया है उस पे हमारे वकला ने भी, और आप ही के तीसरे आज इस प्रोग्राम में हम कुछ साथी हजरात के हवाले दे रहे हैं, हामिद मीर साहब ने इस पे रिपोर्ट की थी, आपने भी देखी होगी कि ये जो मोहतरम जज साहब थे उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 साल पहले फारिग किया था कि इसमें कोई केस नहीं सुनना। इतने बड़े एक हाई प्रोफाइल शख्सियत इमरान खान साहब का केस आप उनके सामने फिर क्यों लगा रहे हैं? चलें, इस पे डिसएग्रीमेंट्स तो हो सकते हैं। इसके अलावा जो पार्टी के मामलात हैं, गंडापुर साहब को क्यों हटा दिया सूबाई सदारत से? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, आपका वर्जन क्या है? हाँ, मेरा तो इसमें कोई वर्जन नहीं है। मेरी तो जो पार्टी की पोजीशन है वही मेरी पोजीशन है। नहीं अली साहब, आपका ताल्लुक भी पख्तूनख्वा से है ना, आपका वर्जन तो ज्यादा रेलेवेंट होना चाहिए इस बारे में। मैंने हमेशा मरकज के पूरे मुल्क की सियासत की है, इसलिए मैंने कभी चीफ मिनिस्ट्री और इन चीजों की तरफ देखा तक नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि चाहे अपोजिशन हो लेकिन इमरान खान साहब के साथ हो, मरकज में हो, लीडर के साथ आप जब होते हैं तो आपकी सोच बड़ी होती है, आपका विजन बड़ा होता है। इस नुक्ते पे आते हैं, मेरे ख्याल में एक ही रीजन है और वो ये है कि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन पार्टी की हमेशा रही है कि जो बड़ा इंतजामी ओहदा है उसको आप तंजीमी ओहदे से दूर कीजिए, अलहदा कीजिए। अब ये जिस शख्सियत को खान साहब ने नॉमिनेट किया है, मोहतरम जुनैद अकबर खान साहब पुराने उनके वर्कर हैं और नजरियाती तंजीमी आदमी हैं, वो तंजीम पे फोकस करेंगे, गंडापुर साहब हुकूमत पे फोकस करेंगे, तो विन विन सिचुएशन होगी। नहीं, ये कहा जा रहा है कि कोई लॉबी है जो गंडापुर साहब के खिलाफ काम कर रही है और उन्होंने जो चीज़ें कन्वे की खान साहब को केसेस के हवाले से, फिर लॉयर्स फोरम के हवाले से, उसके बाद ये एक्शन लिया गया उनके अगेंस्ट। अभी हर जमात में होती हैं। मैं अगर ये कहूँ कि कोई लॉबी नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं, हर जमात में लोग, हर कोई अपनी एक सोच रखता है, अपनी एक नजरिया रखता है। लॉबीज होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी लॉबी के कहने पे तो इतने बड़े फैसले नहीं करने। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे कैदी हैं उनके लिए गंडापुर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया है, वकला को बड़ा फैसिलिटेट किया है, वकला का इंतजाम किया है, और जख्मियों के पास गए हैं, शहीदों के घर गए हैं, शहीदों, उनका भाई जो है MNA भी है फैसल अमीन, और शहीद के तकरीबन घर गए हैं, उनको माली इमदाद पहुंचाई है। उस चीज को काफी हद तक उन्होंने कैटर किया है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं ढूंढनी चाहिए, प्योरली एक इंतजामी फैसला है कि यार तंजीम को कोई और शख्स चलाए, हुकूमत कोई और शख्स करे, ताकि दोनों पे 100% तवज्जो। सलमान राजा साहब कहते हैं कि गंडापुर साहब ने खुद खान साहब को कहा कि मुझे पार्टी ओहदे से हटा दें। ये मुल्क की तारीख में मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी शख्स ने खुद दरख्वास्त की कि मुझे ओहदे से हटा दिया जाए। नहीं, मुझे तो इसका इल्म नहीं है, हालांकि गंडापुर साहब से मेरा राब्ता तो होता है, हो सकता है राजा साहब को इसका इल्म हो, मुझे नहीं इसका इल्म। अच्छा, इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि बुशरा बीबी ने शिकायत लगाई खान साहब को, जिसके बाद एक्शन हो गया। वो तो कहने को कुछ भी कह सकती हैं, वो तो मरियम औरंगजेब बीबी जो है हमारी बहन है, वो तो मरियम नवाज साहिबा को मार्गरेट थैचर से भी, कोई मदर टेरेसा से भी बड़ी शख्सियत करार दे सकती हैं, तो हमें उनसे एग्री करना जरूरी नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की जा रही है रेमिटेंस ना भेजने पर, उसके ऊपर आपने बजाते खुद ये नोटिस किया है? मेरे मुशाहिदे में तो ये बात रही है कि जो उनके ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से भी जो पोस्ट इस पर की जा रही है, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपके अपनी पार्टी वर्कर्स
कि चलें आप इख्तलाफ रख सकते हैं लेकिन इससे रियासत को नुकसान हो जाएगा अगर आप रेमिटेंस भिजवाना बंद करवाना चाहते हैं, विच इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंट्री। ये जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया चल रहा है, ऑन ग्राउंड पॉलिटिशियन सारे आपकी पार्टी के इससे एग्री करते हैं या आपके कंट्रोल में नहीं है ये? इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, क्योंकि ऐसे ब्रांड ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लेके आए और लेके आएंगे, और जब हम हुकूमत में थे कोरोना जैसा एक बड़ा क्राइसिस आया, दुनिया की इकोनॉमी बंद हुई, रिग्रेशन की तरफ गए, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ गए, अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो मनफी में गया, चाइना अपना यूके और जापान, जर्मनी जिसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से दुनिया पे हुकूमत करते हैं जर्मन, वो नेगेटिव में गए, हिंदुस्तान मनफी में गया। हम उस वक्त भी 3 पे थे और जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो हो रही थी तो 6 की तरफ हम जा रहे थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। इस वक्त ये जो एक आर्जी सा स्टेप लिया है, ये सिर्फ प्रेशर एक टैक्टिक है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने ये कर दिया, आपने हमारी हुकूमत हमसे छीन दी, लीडर साहब 500 दिनों से जेल में आपने डाल दिया है, लोगों को मार के शहीद कर दिया है जो एहतजाज करने आए थे, कोई जगह आपने रिड्रेस की छोड़ी नहीं है। तो एक लिमिटेड सा एहतजाज है, ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ बंद कर दें, एक महदूद करने की बात। अली साहब, इसके रिजल्ट में आपका टारगेट तो हुकूमत होना चाहिए ना, नेशनल इंटरेस्ट क्यों टारगेट बन गया? सवाल तो ये है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, रियासत पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसको नुकसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक है, एक आर्जी तौर पे कि हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, और कभी भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसको न कभी हिट किया है न कभी हिट करने का सोच सकते हैं। मतलब जो सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जो भी बयानियां प्रोपेगेट किया जा रहा है, आप उससे मुकम्मल मुत्तफिक हैं? देखिए, जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया है वो मोहतरम गौहर साहब और मोहतरम सलमान राजा साहब इमरान खान साहब की इजाजत से करते हैं। कुछ बयानी का हिस्सा जो है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो पीटीआई ऑफिशियल है या खान साहब का जो ऑफिशियल अकाउंट है उधर से आता है। बाकी बेशुमार हमारे मुजम्मिल साहब, आपको भी शायद इसका पता होगा या होना चाहिए, करोड़ों लाखों लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, हर किसी की अपनी एक राय है, उन सबसे एग्री करना जरूरी नहीं है। ऑफिशियल वर्जन वही है जो पार्टी का चेयरमैन, फाउंडिंग चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब और उनकी हुक्म से जो सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब या सिटिंग जनरल सेक्रेटरी जनाब सलमान राजा साहब देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पेका एक्ट के हवाले से अब डेवलपमेंट है कि लेजिस्लेशन होती है और उसमें 3 साल तक कैद की सज़ा, 20 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात हो रही है जाली मालूमात फैलाने पे। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम किया जा रहा है। इससे पहले पंजाब के अंदर भी हदक इज़्ज़त का कानून लाया गया था। इस पर पीटीआई क्या समझती है कि ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है? क्योंकि अगर आप सहाफ़ियों से बात करें, आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बात करें, तो वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में यही किया, सज़ा में इजाफा कर दिया इसके थ्रू, एक ऑर्डिनेंस पास करवा के पेका में, अब आकर भी यही हो रहा है। तो फ़र्क क्या है मुस्लिम लीग नवाज़ में और पीटीआई में, और पीटीआई फिर तनकीद क्यों कर रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी पर? देखें, फेक न्यूज़ या बगैर किसी बुनियाद पे एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे सोशल मीडिया को यूज करने के हम भी खिलाफ हैं। गलत खबरें नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उसको रोकने के लिए जो कानून आप लेके आ रहे हैं उससे इस बात की क्या गारंटी है कि मुजम्मिल शाह साहब जब कोई बात करेंगे आप उसको उसी पेका में डाल के तो 3 साल कोई गारंटी नहीं है कर दें। तो कहने का सर मतलब ये है कि इसको मिसयूज किया जाएगा, और वक्त ऐसा है कि लग ये रहा है बादी नजर में, जिस तरह उर्दू में कहते हैं प्राइम फेशी, कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये अपने सियासी मुखालिफिन या अपने सियासी नाक़िदीन, जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, जिसमें यूट्यूबर्स भी आते हैं, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स भी आते हैं, जिसमें जो लिखारी हैं वो भी आते हैं, और जिसमें पब्लिक स्पीकर्स भी आते हैं, और हम सियासतदान या सियासी कारकुन भी आते हैं, सबको इसमें टारगेट किया जाएगा। एक अलबत्ता मैं समझता हूं कि अगर ऐसा आपने करना है, कानून को फिर थोड़ा सख्त करें, कोड़े शोड़े उसमें रखें, फांसी की सजा रखें, थोड़ा सा सजा कम है उसको फिर बढ़ाएं, क्योंकि इरादा आपका। अली साहब, आपने तो मामला और पेचीदा कर दिया, आप फांसी की सजा रेकमेंड कर रहे हैं फेक न्यूज़ पे। हाँ, क्योंकि इनके जो कोई इरादे हैं वो कोई ऐसे ही लग रहे हैं कि कोड़े शोड़े और ये चीजें करें ताकि फिर सही मायने में लोगों की जबाबंदी हो। ये 3 साल फिर कम ही लग रहा है, क्योंकि इस वक्त ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस वक्त ये लॉ पास करने का कोई नेशनल इंटरेस्ट में नहीं लग रहा। अगर आप ऐसा करते
तो फिर आपको इसको कौमी असम्बली में डिबेट करना चाहिए था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में डिबेट करना चाहिए था, कायमा कमेटी में डिबेट करना चाहिए था, अपोजिशन को एतमाद में रखना चाहिए था, मुसाफी बरादरी की तंजीमों को एंगेज करना चाहिए था। हमेशा ऐसे होता है कि आपके जो तर्जुमान होते हैं या आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब होते हैं, उनके जो लोग होते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग, आपकी तंजीमों से, साफी बरादरी की तंजीमों से एंगेज करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इकट्ठे करते हैं, आप डायलॉग करते हैं, और उसके बाद आप एक लॉ की तरफ जाते हैं, तो फिर उसके पीछे सब खड़े होते हैं। अचानक आउट ऑफ द ब्लू आपने एक चीज पास कर दी, तो अगर आपका इरादा अच्छा भी है, टाइमिंग और तरीकाकार इतना गलत है कि कोई भी इसको नहीं मान रहा, ना हम मान रहे हैं और ना आप लोग मान रहे हैं। नहीं, इससे तो मैं एग्री करता हूं। टुवर्ड्स द एंड अब कहा जा रहा है कि पीटीआई गेयर शिफ्ट करेगी, एहतजाज की तरफ जाएगी। जुनैद अकबर साहब ने सूबाई वजारत संभालते साथ ही 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो 8 फरवरी के लिए क्या प्लान है आपका? दोबारा से तो नहीं ब्लॉकेड हो जाएगा सड़कों का, जिससे आवाम भी मुतासर होती है और इसके अलावा भी कदगनें लग जाती हैं, रियासत का रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो 8 फरवरी के लिए प्लान क्या है पीटीआई का? 8 फरवरी को एहतजाज का इलेक्शन सदारत चेंज होने से पहले हो चुका था, और एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, और मेरे ख्याल में अगर चेंज ना हुआ वेन्यू तो मेरे ख्याल में सवाबी ही है, सवाबी में होगा। नॉर्थ पंजाब के लोग और पूरा खैबर पख्तूनख्वा वहां आएगा, 1 डे अफेयर होगा। अगर इसमें कोई चेंज हो सकती है तो टाइम अभी है। आज मेरे ख्याल में हम तकरीबन 2 हफ्ते से थोड़ा कम वक्त है, लेकिन कोई 10-1 दिन अभी है इसमें, तो कोई ना कोई चेंज इसमें हो भी सकती है। लेकिन इस वक्त एहतजाज केपीके में होगा, और मतलब इस्लामाबाद और डी चौक का जो आपका महाज होता है, इस बार उसको अवॉइड करेंगे आप? फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। जिलों पे एक ऑप्शन था कि जिलों में भी एहतजाज करें, सिर्फ जिलों में, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी जगह अब शायद सवाबी में ही एक बड़ा एहतजाज हो। देखते हैं, अभी थोड़े से दिन हैं, खान साहब इस पे क्या आखिरी फैसला करते हैं या क्या डायरेक्शन देते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट के मैदान से ख़बर यह है कि जो मुल्तान टेस्ट था वो पाकिस्तान दरअसल डिफेंड नहीं कर पाया और सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान की सॉइल पर आकर टेस्ट मैच जीतती है। 120 रन की ये शिकस्त, जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप दोनों इनिंग्स में बुरी तरह फ्लॉप हुई। 300 रन्स भी मुकम्मल नहीं कर सके दोनों इनिंग्स को अगर मिला के देखा जाए। इस पर कहा यह जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी पाकिस्तानी मैनेजमेंट की तरफ से वो यही थी कि स्पिन विकेट्स बनाई जाएंगी और जो विजिटर्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा, लेकिन बजाते खुद वो इसी ट्रैप का शिकार हो गए। किस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है? बैटिंग लाइन की रिपीटेड फेलियर्स की वजह क्या है? और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियाँ कैसी हैं? इस पर बात करने के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने जो ट्रैप बनाया था विजिटिंग टीम्स के लिए, जो स्पिन का जाल बिछाने की बात होती है, उसी का शिकार खुद हो गई। किसको ब्लेम करेंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शिकस्त पर आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो लगता यही है कि जो हमने प्लानिंग की थी कि किसी तरीके से वेस्ट इंडीज को हम जेर कर लेंगे, जैसे हमने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान और रावलपिंडी के 2 टेस्ट मैचेस जीते थे, उसको देखते हुए मुझे तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। और क्या हुआ, दरअसल मेन रीजन जो है वो हमारी शिकस्त की, हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें जिस तरह की पिचेस बनती हैं, उन पिचेस पर एक तो हमारे टॉप के प्लेयर्स हिस्सा ही नहीं लेते। डोमेस्टिक में आप देखें 10-12 खिलाड़ी जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए हैं, कुछ खिलाड़ी IL T20 खेलने गए, तो डोमेस्टिक को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। और इस तरह की विकेटों पर हम ये समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज की निस्बतन कमजोर टीम है, तो इस तरह की विकेटों पर हमारे बैट्समैन कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन सिवाय 2-3 बैट्समैनों के, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और किसी हद तक शान मसूद के तमाम खिलाड़ी बैट्समैन नाकाम रहे। तो इसकी बुनियादी वजह यह कि हम यूज टू नहीं है इस तरह की पिचेस पर खेलने के, और जब अच्छे स्पिनर्स आए तो उन्होंने हमें जेर कर लिया, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि ICC का जो टेस्ट चैंपियनशिप थी वो अब खत्म हुई और पाकिस्तान 9वें और आखिरी नंबर पर है। वेस्ट इंडीज की टीम जो 9वें पर
थी वो 8वें पर आ गई, पाकिस्तान 8वें से 9वें पर आ गया। तो ये लम्हे फिक्रिया है कि हम टेस्ट मैचेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हैं। मिर्जा साहब, ये ओवर द ईयर्स अगर बात की जाए, पाकिस्तानी बैटिंग पे क्रिटिसिज्म यही होता था कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज नहीं खेल सकते, फास्ट पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन स्पिन को स्पेशलिटी कहा जाता था, जिस तरह सईद अनवर थे या मोहम्मद यूसुफ थे और यूनुस खान थे। तो अब आकर अगर हम स्पिन भी नहीं खेल पा रहे तो फिर डिपार्टमेंट कौन सा है जिसमें स्पेशलाइज करती है हमारी बैटिंग? यही अलमिया है मुजम्मिल के हमारे। अब हम आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, साउथ अफ्रीका हम गए, वहां की सीमिंग विकेट पर हम बुरी तरीके से नाकाम हो गए। मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान में भी नहीं खेल पा रहे। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने जल्दी में हैफाजत वे में इकदाम किए कि बस पिच बना दो, टर्निंग ट्रैक, और दूसरी टीम को जो है जेर कर लो। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे बैट्समैनों को आदत नहीं है इस तरह की पिचेस पर कि जहां पहले दिन से ही गेंद ब्रेक होना शुरू हो गया था, टर्न होना शुरू हो गया। दुनिया में होती है टर्निंग ट्रैक, लेकिन इस तरह का टर्निंग ट्रैक नहीं होता। अब आप देखें ना कि 2 टेस्ट मैचेस थे और तकरीबन वो 5 दिन में खत्म हो गए, 2.5 दिन में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम यूज टू नहीं है। और कौन इसका जिम्मेदार है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। हम स्पिनर्स को तो ट्राई कर रहे हैं, 38 बरस की उम्र में नुमान अली आउट कर रहे हैं, 31 बरस की उम्र में साजिद खान आउट कर रहे हैं, लेकिन इनके जाने के बाद क्या कोई इनका बैकअप तैयार किया है आपने? आपका जो किंग है बाबर आजम, उसने 45 रन 4 इनिंग्स में बनाए। वो तो कल अगर 31 रन नहीं बनाता तो 14 रन थे उसके 3 इनिंग्स में। तो आप अंदाजा लगाएं, जिन तकियों पे पत्ता था वही तकिया आपको हवा दे रहे हैं। तो इससे कौन इसका जिम्मेदार है? डोमेस्टिक क्रिकेट वाले इसके जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी साहब बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, लेकिन इस पर तवज्जो दें, वरना जिस तरीके का माफिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है वो उनको काम नहीं करने देगा। सब तनख्वाहें ले रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बस लग रहा है कि कारोबार। अब एक नई कहानी आपने सुनी होगी कि पीएसएल के मैच जो है वो डैलस अमेरिका में कराने का सोच रहे हैं। पहले आप अपने घर को तो ठीक कर लें, फिर उसके बाद आगे की तरफ जाएं। इसके अलावा मिर्जा साहब, मिसबाह उल हक पे भी क्रिटिसिज्म यही होता था ना कि वो इनिंग्स को सिर्फ एंकर करते हैं, पेस नहीं बढ़ाते इनिंग्स का। अब आकर तो एंकर करने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा ना। शान मसूद की अगर हम फॉर्म देख लें तो चलें, हाफ सेंचुरीज तो कर ली उन्होंने, इसके साथ बाबर का आपने पहले ही मेंशन कर दिया। तो बैटिंग लाइनअप में आप किस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं जो कि अदा नहीं कर पा रहा उसको, इसीलिए 2 इनिंग्स में मिला के भी 300 स्कोर नहीं कर पाई टीम हमारी? देखिए, अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें, हम प्लेयर को लेकर आते हैं। जैसे कामरान गुलाम आया, आते ही उसने 100 किए, लेकिन क्या हुआ इस मैच में? उसने इस सीरीज में 67 रन बनाए और गुज़िश्ता 9 इनिंग्स में उसने 111 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा की आप एग्जांपल ले लें, सलमान अली आगा ने इस सीरीज में 40 रन बनाए और गुज़िश्ता 11 मैचेस से उनकी कोई मिस सेंचुरी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो प्लेयर्स आते हैं वो अपने आप को ग्रांटेड समझ लेते थे कि आप हमें कोई हटा ही नहीं सकता, हमने डेब्यू में 100 कर दिया, हमने पास परफॉर्मेंस दी। अगर आप पास परफॉर्मेंस पर चलते रहेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको यंगस्टर्स को भी मौके देने होंगे और खिलाड़ियों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे यू विल बी किक्ड आउट। लेकिन यहाँ पर तो दोस्ती यारियां बहुत ज्यादा है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। जो एक दफा टीम में घुस गया वो निकलने का नाम ही नहीं लेता, उसको कौन निकालेगा? ये बड़ा अलमिया है हमारा। सही। वैसे तो इस टेस्ट मैच के बाद बॉलर्स पर तनकीद बनती नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक मैच की बात करें, 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए और उसके बाद में 100+ की पार्टनरशिप बाकी 2 खिलाड़ियों की तरफ से जो पेयर बना उन्होंने लगाई। तो आपको लगता है कि हमने ओवरली स्पिन पे भी रिलाई करना शुरू कर दिया है? क्योंकि वेस्ट इंडीज की स्ट्रेटजी आप देखें, किमार रोच भी एक एंड से आउट कर रहे थे ना, तो हम अपनी पिचेस पे भी फास्ट बॉलर को अप्लाई नहीं कर रहे। देखिए, मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे जब आपने 54 पे 8 आउट कर लिए थे, तो आप समझ रहे थे कि हम बिल्कुल, और वहां पर कप्तानी की भी गलती थी कि कप्तान ने चीजें ट्राई नहीं की। वो बिल्कुल एक जैसे रूटीन के मुताबिक चलते रहे, जिसकी वजह से उनकी लास्ट विकेट आप उठा के देखें इस टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज की आखिरी 3-4 विकेटों ने हर मैच में रन स्कोर किए। तो आखिर क्या था? कोच आपके साथ हैं, अजहर महमूद वो भी आपके साथ हैं, उसके अलावा आकिब जावेद भी मौजूद हैं। फिर क्या है, कप्तान का अपना दिमाग भी है, वो यॉर्कशायर काउंटी की कप्तानी करता है काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में, उसको खुद भी सोचना चाहिए, कोई बताने वाला भी नहीं है। मेरे ख्याल में कप्तान की गलती थी जो उसने इस मौके पर उनको जो है वो रिलैक्स होने दिया, जिसकी वजह से वो रन स्कोर। लेकिन कप्तान का अगर वो आप कमेंट्री देखें ना इसके बाद, तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी इस तरह की पिचेस बनती ही नहीं है, हमें वो बनाना पड़ेंगी अगर हमने इस कंडीशन को फेस करना है। तो अगर हमारी होम कंडीशन ही हमारे अपने खिलाड़ी उसके यूज टू नहीं है तो फिर और कौन होगा?
ये तो वही बात हो गई मुजम्मिल, ना इतना जाने आंगन टेढ़ा। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप पैसे ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, आपको इतने इंसेंटिव मिल रहे हैं। ये तो बात नहीं हुई कि डोमेस्टिक में पिचेस नहीं होती। जब पिच बन रही थी, कप्तान का इनपुट भी तो शामिल हुआ होगा ना, हेड कोच का इनपुट भी था, लेकिन उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा। जब हम हार जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी को स्केपगोट बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये हो गया उसकी वजह से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा चलें, ये सीरीज तो बराबर हो गई, कप्तान ने ये भी कह दिया कि नए खिलाड़ियों के साथ सीरीज बराबर करना भी बेहतर परफॉर्मेंस है, वो और तरफ बात जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ अब हम जा रहे हैं। टेस्ट मैचेस में आपने खुद मेंशन किया कि हम टेबल के सबसे बॉटम पर आना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर क्या आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस, पाकिस्तानी ओडीआई टीम की जो परफॉर्मेंस है, अब साइम अयूब का एक बड़ा क्राइसिस है, उसको रिप्लेस करने के लिए शान मसूद की बात हो रही है। आपको लगता है यही पिक होगा पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, ये हमारा अलमिया है मुजम्मिल कि हमेशा, वो जो मुनीर नियादी ने कहा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। ये T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ अमेरिका में, उसमें पाकिस्तानी टीम का ऐलान सबसे आखिर में हुआ। 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में सबसे आखिर में हुआ। 7 टीमों ने अभी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान सोच ही रहा है, तो क्या उससे क्या होता है कि खिलाड़ियों में एक गैर यकीनी की फिजा पैदा होती है, बेयकीनी की कैफियत होती है, हम होंगे या नहीं होंगे। मुख्तलिफ गॉसिप्स आते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तबसरे शुरू कर देते हैं, फला होगा फला नहीं होगा। चेयरमैन साहब को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। साइम अयूब का वो इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में साइम अयूब की अभी फिटनेस में वक्त लगेगा, और चेयरमैन साहब ने अभी जाकर अमेरिका में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। वो डॉक्टर तो नहीं है, वो डेफिनेटली डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे, लेकिन टीम का ऐलान आप इतनी ताखीर से करेंगे, इससे मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबात जन्म लेंगे और फिर टीम उस तरह से जेल नहीं हो पाएगी। तो इनको ये सोचना चाहिए टीम का ऐलान हो ताकि खिलाड़ी जहनी तौर पर अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। इसकी वैसे वजह क्या होती है? ये अनप्रोफेशनलिज्म है या हमारी वैसे ही एक हैबिट बन गई है कि 11th आवर तक हमने डिसाइड नहीं करना होता कौन से लड़के जा रहे हैं कौन से नहीं? देखिए मुजम्मिल, ये अनप्रोफेशनलिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट में। हेल्थ अफेयर्स पर मैं मोहसिन नकवी की नहीं बात कर रहा, अगर आप पास भी उठाकर देखें, कभी नजम सेठी साहब वो भी सियासी बुनियादों पर आए, ज़का अशरफ वो भी सियासी बुनियादों पर आए, रमीज राजा वो भी सियासी बुनियादों पर आए, एहसान मानी भी। तो हमारे यहाँ जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर होता है वो सियासी बुनियादों पर होता है। तो मोहसिन नकवी साहब भी सियासी बुनियाद पर आए। अब उनको क्रिकेट का इतना पता नहीं, इतनी अहम वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला, दोनों तरफ देख रहे हैं। तो जो नीचे वाले लोग हैं वो जो चलाना नहीं जानते, वो अनप्रोफेशनल है, वो जो मशवरे देते हैं। अब आप देखें कि अब्दुल रज़ाक से स्ट्राइक फोर्स कैंप शुरू करा दिया है छक्के लगाने का। इस वक्त क्या जरूरत है? इस वक्त तो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है ना, इस वक्त सबको ऑब्लाइज किया जा रहा है कि सबको भारी मुआवजा दिया जा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो रुस्वा हो रही है। कौन है पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। बिल्कुल। अभी हमने साइम अयूब की जो बात की, तो फखर जमान को फिर भूल जाएं हम? आपको नहीं लगता कि उनकी कोई वापसी हो सकती है? नहीं, फखर जमान की वापसी हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास कोई सीजन अब ओपनर नहीं बचा। अब्दुल्ला शफीक बुरी तरीके से नाकाम रहे, साइम अयूब अभी फुल्ली फिट नहीं है, तो फखर जमान अगर वापस आते हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी वनडे खेले थे पाकिस्तान की जानिब से। फिर इमामुल हक के लिए एक लॉबी काम कर रही है कि एज एन ओपनर उनको लेकर आया जाए, वो भी 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी मर्तबा खेले थे। फिर शादाब खान के लिए एक लॉबी काम कर रही है कि उनको लेकर आया जाए। जब आपके पास सुफियान मुकीम, अबरार अहमद जैसे स्पिनर्स मौजूद हैं, तो आप शादाब खान को किस खुशी में प्रमोट कर रहे हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट में फेवरेटिज्म मुजम्मिल बहुत ज्यादा चलती है, पसंद नापसंद और लॉबिंग। और आपको तो पता है सकलैन मुश्ताक से क्या रिश्तेदारी है शादाब खान की। तो बहुत सारे लोग पसे पर्दा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग भी, उनमें से एक सिलेक्टर है हसन चीमा साहब, वो अपने लड़कों के लिए लॉबी कर रहे होते हैं। तो इन लॉबीज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और फाइनली जो तैयारियों को लेके एक शकूक व शुबात होते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर होती हैं कि ये गद्दाफी स्टेडियम के इमेजेस हैं, ये किसी और स्टेडियम के इमेजेस हैं, इसमें कोई जान है इस सारे आर्ग्यूमेंट्स में, या आपको लगता है कि वो कोई मसला नहीं है तैयारी का? देखिए, तैयारी जो है अभी पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई। बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से हमें मैदान कंप्लीट करने, नकवी साहब ने पहले कहा था 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे, फिर खबर आई 25 जनवरी तक।
अब खबर आई 31 जनवरी तक, तो वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनको स्टेडियम में ले जाते हैं वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि देखें कुर्सी लग रही है, हरे रंग की कुर्सी है, सफेद रंग की कुर्सी है। ये जर्नलिज्म में कहां होता है? मैं तो हैरान हूं। तो अनप्रोफेशनल लोग जब होंगे तो यही हाल होगा। लेकिन दुआ करें मुजम्मिल के 19 फरवरी को पहला मैच हो चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, टेक्सास स्टेडियम कराची। बिल्कुल जी, शायकीन की एक्सपेक्टेशन भी यही है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।